हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी के एग्जाम आने वाले हैं और अगर आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं और सेमेस्टर 6 में हैं तो ये जो वीडियो होने वाली है ये आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री की बुक कवर करवा रही हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी हिस्ट्री की बुक अभी राइट नाउ चल रही है और ये जो हमारी बुक है इसका नाम है युगों से दिल्ली। इस बुक को हम कवर कर रहे हैं और इसकी मैं ऑलरेडी जो वीडियो है हमारी, मतलब चैप्टर नंबर 1 में कवर करवा चुकी हूँ और सिलेबस की वीडियो भी करवा चुकी हूँ। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, तो आप इसे चेकआउट करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाने वाली हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे जो पूछे जा सकते हैं। चलिए फिर बिना देरी करे आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मैं बता चुकी हूँ, हम लोग पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 का ऑलरेडी कवर कर चुके थे। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 यानी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होने वाली है, जिसका नाम है दिल्ली के शहर, 13वीं सदी और 14वीं सदी की शहरी बस्तियां, महरौली, सिरी, तुगलकाबाद और फिरोजाबाद। यानी हम इस चैप्टर में मेनली जो हमारी 13वीं और 14वीं सदी में जो हमारी शहरी बस्तियां बस रही थी उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से महरौली के बारे में चर्चा करेंगे, सिरी के बारे में चर्चा करेंगे, तुगलकाबाद के बारे में चर्चा करेंगे और फिरोजाबाद के बारे में चर्चा करेंगे कि इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई और किस तरह से इनकी जो शुरुआत थी, या ये कहें किस तरह से इनका विकास हुआ, किस तरह से इनकी स्थापना हुई। इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस चैप्टर में। चलिए हम इसकी थोड़ी सी भूमिका के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि आप इसमें भूमिका के ऊपर क्या लिख सकते हैं। 1192 में गौर के शहाबुद्दीन के लिए कुतुबुद्दीन ने इस पर कब्जा किया। यानी हम ये कह सकते हैं दिल्ली पर जो कब्जा हुआ था वो गौर के शहाबुद्दीन ने किया था और कुतुबुद्दीन के लिए किया था। दिल्ली का प्राचीनतम नगर जिसे अवशेष आज भी उपलब्ध हैं, फारसी स्रोत में किला ए राय पिथौरा के रूप जाने गए लाल कोट में परकोट बुद्ध है। हम लास्ट वीडियो में ही राय पिथौरे के किले के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको चेकआउट करना मत भूलना, क्योंकि मैंने उसमें आपको राय पिथौरे के किले के बारे में बताया था और किस तरह से राय पिथौरे का जो किला है उसका विकास हुआ था, या ये कहें उसका निर्माण हुआ था। ठीक है, इस नगर की दीवारों के अवशेष कुतुब मस्जिद के इर्द गिर्द खोजी जा सकती हैं। यानी राय पिथौरे के किले के पास में जो लाल कोट का जो बनाया गया था, इस नगर की जो दीवारें हैं वो हम कुतुब मस्जिद के इर्द गिर्द देख सकते हैं। किला ए राय पिथौरा के परकोट को 13 दरवाजों से भेद किया गया। यानी राय ए पिथौरा का जो किला था उसमें 13 दरवाजे बनाए गए थे। प्रमुख प्रवेश द्वार को बदायूं दरवाज के नाम से जाना जाता है। यानी जो प्रमुख जो प्रवेश द्वार था, जो सबसे इम्पोर्टेंट द्वार था, उसको वो बदायूं दरवाजे के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये आप इसमें भूमिका में लिख सकते हैं। जैसे कि किसी भी शहर के बारे में आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम जो आपकी बुक का पहला टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, खिलजी और तुगलक सुल्तानों के शासनों के दौरान शाही शिविर कैंप के रूप में दिल्ली। यानी जब हम बात करते हैं खिलजी और तुगलक शासकों की, तो उस टाइम पे जो दिल्ली था वो एक शिविर के रूप में कार्य करता था, एक कैंप के रूप में कार्य करता था। किस तरह से, देखिए, शिविर का मतलब होता है एक कैंप, जहां पर कोई भी किसी मतलब टेंट लगाकर या फिर ये कहें कुछ टाइम के लिए रुकता है। जैसे कि ये लोग युद्ध वगैरह पर जाते थे तो बीच बीच में ऐसा तो नहीं है पूरे टाइम चलते ही रहते थे, कुछ टाइम के लिए रुकते भी थे, कई कई महीने भी रुकते थे। तो उस जगह पर जहाँ ये रुकते थे उसी को शिविर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये लोग रुकते थे उसी को शिविर के नाम से जानते हैं, या फिर ये कहें कैंप के नाम से जानते हैं। जहाँ पर ये लोग रुका करते थे उसी को कैंप या शिविर के नाम से जानते हैं। अब इस तरह से दिल्ली कैसे कैंप या फिर शिविर के रूप में कार्य करता था खिलजियों के लिए और तुगलकों के लिए, इस बात पर हमें चर्चा करनी है। चलिए देखते हैं। सुल्तान इल्तुतमिश के अधीन दिल्ली सुल्तान के नाम से विख्यात तुर्की साम्राज्य की राजधानी बनने के बाद दिल्ली का अतिशय विकास हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं सुल्तान जो थे इल्तुतमिश, उनके अधीन आने के बाद जो दिल्ली थी उसका तुर्की साम्राज्य का राजधानी बनने के बाद दिल्ली का
रियल में विकास हुआ, जो हम ये कह सकते हैं कि हाँ दिल्ली का विकास हुआ, वो रियल में तब जाकर विकास हुआ था। दिल्ली शब्द हिंदू शासकों के 12वीं शताब्दी में जीते गए पुराने नगर और इस समय तक विकसित समस्त परिसर के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त था। यानी जो दिल्ली शब्द था पर्टिकुलर कोई एक स्थान नहीं था, बल्कि ये 12वीं शताब्दी में जो हिंदू शासक थे उनके द्वारा जो विजय किए गए नगर थे या फिर विजय किए गए या अपने साम्राज्य में जो मिलाए गए क्षेत्र थे या फिर उन्होंने जिस तरह से अपना विकास किया था, उन सभी को दिल्ली के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जिनमें 12वीं शताब्दी में जिन जिन राज्यों को इन्होंने अपने अंदर मिला लिया था वो सभी दिल्ली के नाम से जाने गए थे। दिल्ली को ऐसी कई लाभ प्राप्त थे जिन्होंने ये व्यापारिक महानगर के रूप में शाही शिविर के रूप में इसके विकास को सुविधाजनक बनाया। यानी दिल्ली के पास ऐसे बहुत सारे लाभ थे, या ये कहें दिल्ली के पास ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से व्यापारिक महानगर और शिविर के रूप में दिल्ली का विकास हुआ। अगर दिल्ली के पास ये सारी चीजें नहीं होती तो शायद वो शिविर के रूप में कभी विकसित नहीं होता, पर दिल्ली के पास ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से हम कह सकते हैं दिल्ली एक शिविर के रूप में स्थापित हुआ। अब वो कौन सी थी, चलिए देखते हैं। उत्तरी भारत में विशाल कचहरी मैदानों के भीतर तक पृष्ठ अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली रिज में समाप्त होती है। यानी दिल्ली के पास एक अरावली पर्वत की श्रृंखला थी जो इसे सबसे अलग और अनूठा बनाती है, सबसे अलग और विशेष बनाती है, जिसकी वजह से इसका एक शिविर के रूप में भी विकास हुआ। और जो दूसरी थी वो था यमुना नदी। यानी यमुना नदी जो थी वो प्राकृतिक दक्षिण पश्चिमी बहाव था जो दिल्ली के पास था, जिसकी वजह से भी दिल्ली का जो विकास हुआ वो एक शिविर के रूप में हुआ, क्योंकि दिल्ली के पास यमुना नदी का पानी भी था और यमुना नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वो बहुत ज्यादा फलने फूलने वाला था। इसी वजह से भी दिल्ली का एक विकास हम देख सकते हैं एक शिविर के रूप में। दिल्ली की समस्त परिधि में यमुना पूरे साल भर नौवहन के योग्य रहती थी, जिससे समृद्ध नदी व्यापार का विकास सुविधाजनक हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं जो दिल्ली थी, दिल्ली के पास जो यमुना नदी थी वो पूरी ही साल ऐसी रहती थी कि उसमें नाव चलाई जा सके, नौवहन हो सके, नाव चलाई जा सके, उसमें नौवहन करके विकास किया जा सके या फिर ये कहें व्यापार किया जा सके। इसीलिए भी जो दिल्ली थी वो शिविर के रूप में उभरी, क्योंकि वहां सिर्फ रास्ते ही नहीं थे जो हमारा व्यापार के लिए समुद्री मार्ग भी था या ये कहें नौका का भी रास्ता होता था, यानी नाव वगैरह का भी रास्ता था। इसीलिए भी दिल्ली को एक व्यापारिक शिविर या ये कहें शिविर के रूप में स्थापित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चलते हैं। इस्लामी पूर्व दिशा में विशालतम नगर के रूप में दिल्ली की श्रेष्ठता को स्थापित करने में मंगोल दबाव का बहुत सकारात्मक योगदान रहा। यानी दिल्ली में जो इस्लामिक है उसको बढ़ाने में और दिल्ली की जो श्रेष्ठता है उसमें इस्लाम को स्थापित करने में मंगोलों का एक सकारात्मक प्रभाव रहा था। सुल्तान इल्तुतमिश ने इस्लामी संस्कृति के सभी विख्यात केंद्रों और सभी दिशाओं से यहाँ पहुंचे कुशल और विद्वान लोगों को अपने संरक्षण प्रदान किया। यानी जो सुल्तान इल्तुतमिश थे उन्होंने संस्कृति के जितने भी विख्यात लोग थे या फिर ये कहें जितने भी कुशल लोग थे जो विदेशों से भी आए थे और कहीं से भी आए हों, उन सबको संरक्षण प्राप्त किया था ताकि जो दिल्ली है उसका विकास हो सके। जहाँ ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जाएगा उनका विकास होगा, वहीं तो ऐसे लोग रुकेंगे जिनके पास बुद्धि हो, जिनके पास नई नई चीजें सोचने की शक्ति हो और सांस्कृतिक केंद्र और कला इन सभी में निपुण हो, वो वहीं तो रहेंगे जहाँ उन्हें संरक्षण मिलेगा। तो जो इल्तुतमिश थे उन्होंने इन सभी को संरक्षण दिया था। अनुदानों की बड़ी संख्या और अमीर उदारता से सुल्तान इल्तुतमिश ने विश्व के विभिन्न भागों में लोगों को दिल्ली में एकत्रित किया और यह विश्व का एकांतवास और विश्राम स्थल बन गया। यानी जो इल्तुतमिश थे उन्होंने पूरी दुनिया भर से लोगों को एकत्रित किया, कहाँ, दिल्ली में, और जिसकी वजह से ये विश्व का एकांतवास और विश्राम स्थल बन गया दिल्ली, जिसकी वजह से दिल्ली का और ज्यादा विकास हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं एक व्यक्ति है इसामी। अब इसके बारे में इसामी क्या कहते हैं उनकी राय देख लेते हैं कि अरब, खुरसाना, चीन, बुखार और अन्य स्थानों से प्रसिद्ध लोग नवस्थापित दिल्ली की और मधुमक्खियों की तरह ऐसे थे जैसे शमा के घेरे में परवाने इकट्ठा हो जाते हैं। यानी उन्होंने एक
मुहावरा लेकर इस तरह से प्रकट किया अपनी बातों को, जैसे शमा को देख के ये जो परवाने होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, उसी तरीके से दिल्ली को देख के जो अन्य देशों के लोग थे, अरब के थे, चीन के थे, बुखारा के थे, वो लोग दिल्ली की तरफ ऐसे अट्रैक्ट हो रहे थे जैसे शमा को देख के परवाना अट्रैक्ट होता है। ये एक मुहावरा है, या फिर ये कहें ये एक शेर के रूप में बोल सकते हैं कि शेर के रूप में उन्होंने प्रयोग किया, क्योंकि सभी लोग दिल्ली की तरफ इस तरह से अट्रैक्ट हो रहे थे। जैसे कभी भी जो शमा होता है, शमा मीन्स आप लड़की को ले सकते हैं, जैसे लड़की को देख के कोई लड़का अट्रैक्ट होता है और उसकी तरफ खींचा चला आता है, उसी तरीके से जो दिल्ली थी वो सभी के लिए क्षमा का रोल निभा रही थी। सभी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे थे, क्योंकि यहाँ लोगों को सुविधा मिल रही थी। सारी सुविधा थी, जो नई-नई विचारधारा के लोग थे, नई-नई सोच रखते थे, नई-नई कला थी, वो सभी लोग दिल्ली की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और दिल्ली का विकास होता हुआ हमें दिखाई दे रहा था इस टाइम पे, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। तबकाए-ए-नासिरी का लेखक जुजामी लेखबंद कहते हैं कि दिल्ली बहुत तेजी से मध्य एशिया और खुरासान के लोगों, नौकरशाह, सिपाहियों, आलिमों, शिल्पकारों और कलाकारों के लिए आश्रय स्थल बन गई। यानी देखिए आपकी बुक में ना बहुत सारे लेखकों ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, ठीक है? जैसे कि ये वाली बात जो थी ये हमारी इसामी ने कही थी, और जो नीचे वाली बात है ये जुजामी कह रहे हैं कि अब जो था दिल्ली वो एक तेजी से वृद्धि कर रहा था, तेजी से उसका मध्य एशिया में बहुत तेजी से विकास हो रहा था, जहाँ नौकरशाही और सिपाही और जो अन्य शिल्पकार और कलाकार थे वो आकर्षित हो रहे थे, वो आ रहे थे, जिसकी वजह से दिल्ली का विकास हो रहा था। दिल्ली के केवल प्रशासनिक केंद्र और वाणिज्य महानगर के रूप में विकसित हुई, बल्कि विशेषतः 14वीं सदी के दौरान एक विशाल सैन्य शिवर सिटी और तुगलकाबाद के अधिवास मूल्य शाही शिवर ही थे। श्री का अधिवास मुगलों के आक्रमण के कारण ही अस्तित्व में आया। यानी हम ये कह सकते हैं दिल्ली का जो विकास था वो सिर्फ प्रशासनिक केंद्र के रूप में ही नहीं और ना ही वाणिज्य केंद्र के रूप में हुआ, बल्कि वो शिवर के रूप में भी हुआ। और हम तुगलकाबाद में जो शिवर स्थापित है उसको देख सकते हैं। और जो हमारा सिरी है उसकी जो स्थापना हुई वो मुगलों के आक्रमण के कारण ही अस्तित्व में आया था, क्या, सिरी। अब हम देखेंगे सिरी को, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब सिरी के बारे में देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन शाही शिवर सिरी अलाउद्दीन खिलजी 12-1960-1360 के शासनकाल का निर्माण था। यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही जो शाही शिवर सिरी था इसकी स्थापना की गई थी, ताकि मुगलों का आक्रमण रोका जा सके। देखिए यहाँ तक आते आते ना जो मुगलों का आक्रमण था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और इसलिए दिल्ली को बचाने के लिए शाही शिविरों की स्थापना की गई, सिरी की स्थापना की गई। मेनली दिल्ली मुगल आक्रमण का निशाना बन गई थी। यानी देखिए दिल्ली जो थी वो बार बार मुगलों के जो आक्रमण का निशाना बन रही थी, और 2 बार घेरेबंदी के अधीन हुई, और 2 बार दिल्ली को घेरेबंद कर लिया गया था मुगलों द्वारा। इससे जनसंख्या को सुदृढ़ दीवारों के अंदर रखना आवश्यक हो गया, और जनसंख्या जो थी या फिर ये कहें जनता जो थी उसको बचाने के लिए, उसका जो हानि थी उसको रोकने के लिए उन्हें दीवारियों में रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था, क्योंकि मुगल जो थे वो बार बार आक्रमण कर रहे थे, और इस चीज से बचने के लिए सिरी की स्थापना की गई थी, ताकि जो जनता है उसको जन धन की हानि ना हो। और इसके लिए चट्टानी इलाकों के समापिए जहां से पत्थरों की आपूर्ति आसान हो सके, एक आदर्श विकल्प ने ही चाहिए थे। यानी जहां से चट्टाने इकट्ठा की जा सके, जहां से पत्थर लाए जा सके, ऐसी जगह का चयन किया गया। तत्कालीन मुगल आक्रमणों के समय सिरी ने मुख्यालय के रूप में अलाउद्दीन की सेवा की। यानी हम ये कह सकते हैं सिरी जो था उसने एक मुख्यालय के रूप में अलाउद्दीन की मदद की, जब मुगलों द्वारा आक्रमण किया जा रहा था और जब दिल्ली को 2 बार घेर लिया गया था। उसके बाद में सिरी की स्थापना की गई, ताकि जो मुगलों के आक्रमण हैं और जो अन्य आक्रमण हैं उनसे बचाया जा सके, और जो जनता है उसकी जन धन की जो हानि है उसको रोका जा सके, ठीक है? अब आगे चलते हैं, सिरी के बारे में देख लेते हैं। सिरी समतलीय बजट भूमि था जो इसके उत्तरी पूर्व स्थित दिल्ली के पुराने शहर में लगभग सटा हुआ था। यानी जो सिरी था वो एक समतलीय बजट भूमि थी, और ये जो था ये इसके उत्तरी पूर्व में स्थित था दिल्ली के, ठीक है?
और ये जो था ये दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र था सिरी। 1296 में विधेयुक्त राजधानी में प्रवेश करने से पूर्व अलाउद्दीन ने अपनी सेना को यहाँ टिकाया था। यानी जब 1296 में ये राजधानी को पाने के लिए या राजधानी में परिवर्तन करने के लिए आया था अलाउद्दीन, तो उस टाइम पे जो अपनी सेना टिकाई थी अलाउद्दीन ने वो सिरी में ही टिकाई थी, जो कि एक समतलीय बजट वाला क्षेत्र है। यह समतलीय बजट वाली भूमिका है जो दिल्ली से सटी हुई है, यानी दिल्ली के पास में ही है ये। अब इसको लेकर जो कनिंघम है वो क्या कहते हैं। अब हम कनिंघम के ऊपर देख लेते हैं। कनिंघम ने इस स्थान की पहचान उस विस्तृत इलाके से की है जो मिट्टी के ऊंची टीलों से घिरा हुआ है। यानी कनिंघम कहते हैं कि ये जो स्थान है ये वो स्थान है जो मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीलों से घिरा हुआ है। और शाहपुर जट गांव भी उसमें शामिल है और इसी में यानी सिरी में ही शाहपुर जट गांव भी शामिल है। इसका वर्णन सिरी की अवस्थितियों के हमारे स्रोतों में भी संकेत मिलते हैं और जो सिरी का वर्णन है वो हमें अन्य जो स्रोत हैं उनमें भी मिलता है। यानी सिरी का जो वर्णन है वो कई स्रोतों में हम देख सकते हैं, जिसके बाद हमें सिरी के बारे में पता चला कि हाँ एक ऐसा भी क्षेत्र था जिसे सिरी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिकता सिरी के अधिवास को लश्कर या लश्करगाह कहा जाता था। यानी जो सिरी था उसका जो अधिवास था उसको लश्कर या लश्करगाह कहा जाता था, जबकि कुतुब दहली को शहर के नाम से जाना जाता था और जो कुतुब दहली था उसको शहर के नाम से जाना जाता था। यह दो तथ्यों से स्पष्ट होता है। पहला, शैल निजामुद्दीन ने लश्कर और शहर के बीच की दूरी पर एक टिप्पणी की है। यानी हम इसकी ये जो हम बता रहे हैं इसकी जो जानकारी मिलती है वो दो तथ्यों से स्पष्ट होती है, दो चीजों से पता चलती है। पहला है शेख निजामुद्दीन का लेख है जो जिसमें उन्होंने इन दोनों की दूरियों के बारे में वर्णन किया था, और जो दूसरा है वो है अमीर हसन सिज्जी ने जो स्वतंत्र एवं सैन्य अधिकारी थे लश्कर में एक घर बनाया। यानी जो अमीर हसन सिज्जी थे उन्होंने और ये जो थे ये स्वतंत्र सेनानी थे और इन्होंने लश्कर में ही अपना एक घर बनाया था, जिसकी वजह से हमें इसके बारे में पता चलता है। उसको किलोखीर की जामी मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने में समर्थन बनाया और इन्होंने जो वो घर बनाया था उसमें जुमे की नमाज पढ़ने के लिए उसे समर्थन बनाया था ताकि उसमें जुमे की नमाज पढ़ाई जा सके। यद्यपि उत्तरवर्ती काल में सिरी स्थित लश्करगाह को दरुल खिलाफा के नाम से दिया गया, यानी फिर बाद में इसको दरुल खिलाफा का नाम भी दिया गया। इस तथ्य को अरब यात्री इब्ने बतूता ने अपनी रहेला में तथा जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोजशाही में अंकित किया है। और ये सभी जो जानकारी हमें मिलती है ये जो अरबी यात्री इब्ने बतूता था उसने अपनी बुक रहाला में लिखा है, और जो एक और यात्री थे यानी जियाउद्दीन बर्नियर उन्होंने अपनी बुक तारीख ए फिरोजशाह में इसके बारे में बताया है। 14वीं सदी का इतिहासकार यजीद अपनी जफरनामा में सिरी की अवस्थिति को जहांपना के उत्तर पश्चिम में वर्णित करते हैं। यानी देखिए सभी जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से सिरी की स्थापना का वर्णन किया है। और ऐसे ही एक इतिहासकार हैं यजीद जिन्होंने अपनी पुस्तक जफरनामा में जो सिरी है उसकी स्थापना उत्तर पश्चिम में बताई है, शाहजहां के उत्तर पश्चिम में। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सिरी और कुतुब दहली की जलीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हौज ए एलाई या हौज ए खास नाम के एक तालाब उत्खनन करवाया गया। यानी जो दिल्ली थी या फिर ये कहें जो सिरी थी उसकी जो पीने वाली समस्या है यानी पीने वाले पानी की जो समस्या थी उसको खत्म करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हौज ए अलाई या फिर ये कहें इसे हौज ए खास के नाम से भी जाना जाता है, एक तालाब खुदवाया था जिसे हौज ए खास या फिर हौज ए अलाई के नाम से जाना जाता है। ये जो था ये दक्षिण में अवस्थित था और ये जो था ये शहर के बहुत नजदीक आबाद हिस्से से थोड़ी दूर पर था। यानी शहर में ज्यादा दूर नहीं था, ये जो आबाद हिस्सा था उससे बस थोड़ी ही दूर इसका निर्माण करवाया था। दिल्ली के निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था और ये जो हौजे खास था ये दिल्ली के निवासियों की जो आवश्यकताएं थी उनको पूरी करता था। आज के हौज खास गांव में प्राप्त इसके किनारों के अवशेषों से इसके विशाल परिमापों की झलक पाई जा सकती है। यानी आज हम इसके जो
हौस-खास जो गाँव है वहाँ पर इसके जो अवशेष मिलते हैं उससे इसका मापन लगा सकते हैं, यानी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना विशाल था और कितना बेहतरीन बना हुआ था। ये जो था ये वर्ग आकार बना हुआ था जिससे प्रत्येक भुजा 8 मीटर लंबी थी और इसके किनारों से घिरा हुआ था, यानी ये जो था ये एक वर्ग आकार से बनाया हुआ था और इसके जो अवशेष मिलते हैं वो हौस-खास गाँव में मिलते हैं, ठीक है। यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सीरी को दारुल-लिखाफ घोषित कर दिया गया था, यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे दारुल-लिखाफ घोषित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं दराउल खिलाफ या सीरी और शहर ए नौ। यह किलोखीरी की तुलना में कुतुब दहली अब भी नायाब शहर बना रहा, यानी अभी हम ये कह सकते हैं ये जो था ये एक नायाब शहर के रूप में बना रहा था। समकालीन स्रोत इस तथ्य को भली भांति उद्घाटित करते हैं। कुतुब दहली या शहर अब भी प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र था, यानी हम ये कह सकते हैं इसके जो प्रमुख स्रोत मिले हैं या तथ्य मिले हैं उनके आधार पर कि ये अब भी एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र के रूप में बना हुआ था। और यहाँ अनाज बाजार जो थी वो भी स्थापित थी, यानी यहाँ अनाज बाजार स्थापित था जिसकी वजह से ये वाणिज्यिक केंद्र के रूप में बना हुआ था। 14वीं सदी के यात्री इब्ने बतूता ने वर्णनों से यह स्पष्ट होता है कि सीरी गढ़ी के बाहर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए 1000 सुतून के महल में अलाउद्दीन खिलजी और उसके उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन मुबारक ने निवास किया, यानी जो 14वीं शताब्दी में यात्री आए थे इब्ने बतूता उनके लेख से हमें पता चलता है जो श्री था उसमें जो गढ़ी बाहर बनाया गया था उसमें अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के जो उत्तराधिकारी थे कुतुबुद्दीन मुबारक उन्होंने दोनों ने ही इसमें यात्रा की थी और दोनों ही इसमें ठहरे थे। कि बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने पुरानी दिल्ली और सीरी को 327 में दीवारों द्वारा संयोजित कर दिया, जिसने जहांपना के नाम से ज्ञात क्षेत्र की घेराबंदी की, यानी हम बाद में कह सकते हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने दिल्ली की जो सीरी थी उसे 1327 में दीवारों से घेराबंद कर दिया और बाद में इसे शाहजहां नाम से जाना जाने लगा इस घेरे बंद को, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है तुगलकाबाद, तुगलक शासकों का शाही शिविर, यानी अब हम देखेंगे तुगलकाबाद की स्थापना कैसे हुई और तुगलकाबाद तुगलक शासकों के लिए एक शाही शिविर के रूप में किस तरह से कार्य करता है, ठीक है। जो तुगलकाबाद है इसकी जो स्थापना की गई थी वो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा 1320 से 1325 में नामांकित किया गया था, यानी तुगलकाबाद की जो स्थापना की गई थी वो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा की गई थी। यह एक महान योद्धा थे, यानी जो गयासुद्दीन तुगलक थे ये एक महान योद्धा थे जिसने मुगल आक्रमणों के विरुद्ध दिल्ली सल्तनत की सीमाओं की सुरक्षा पर्याप्त अवधि तक की और इन्होंने मुगल आक्रमणों को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक ने, जो कि एक बहुत ज्यादा अच्छे और योग्य राजा के रूप में हम देख सकते हैं इन्हें। कुतुब दहली के पूर्व में 8 किलोमीटर की दूरी पर तुगलकाबाद यमुना की और रिज के दक्षिण छोर पर स्थित था, यानी जो कुतुब दहलवी है उन्होंने बताया कि जो तुगलकाबाद है वो यमुना नदी के रिज के दक्षिणी छोर पर स्थित था। कौन? तुगलकाबाद, जिसकी स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं दुर्भाग्यवश किला इतना जीर्ण हो चुका था कि तुगलकाबाद की योजना का पुनर्निर्माण करना कठिन है, यानी हम ये कह सकते हैं वहां का जो किला था वो इतना बेकार हो चुका है, इतनी कंडीशन उसकी खराब है कि दोबारा तुगलकाबाद की जो योजना है उसकी जो पुनर्गठना है वो करना कठिन है। उसको दोबारा बनाना या फिर उसका जो निर्माण था वो किस तरह से था ये भी पता करना मुश्किल है। आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यारोहण के बाद जो स्थायी तौर पर पुराने शहर वापस लौट गया, तुगलकाबाद राज्य गद्दी बनने से वंचित हो गया, यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक
उसके राज्य दोहन यानी जब वो राजा बन गए उसके बाद में जो वापस लौट गया था उसने तुगलकाबाद की जो राजगद्दी थी वो उससे वंचित रह गया, वो उसे देख ही नहीं पाया। सैन्य शिविर के रूप में तुगलकाबाद की महत्वता बनी हुई थी, यानी तुगलकाबाद जो था वो एक सैन्य शिविर के रूप में महत्वपूर्ण था, क्योंकि वहां सैन्य शिविर जो सेना थी उसको ठहराया जाता था, इसीलिए जो तुगलकाबाद था वो सैन्य शिविर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके समीप आदिलाबाद नामक एक और गढ़ी बसाई जिसे तुगलकाबाद सतुमार्ग से जोड़ा हुआ था। यह सैन्य शिविर के रूप में परिसर के महत्व को प्रदर्शित करता था, यानी इसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा एक और शिविर की स्थापना की गई जिसका नाम था आदिलाबाद नामक। इसका एक शिविर बनाया गया जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, दोनों शिविर के रूप में दोनों को जोड़ने का कार्य करता था। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, एंड जो इससे आगे का चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, यानी हमारा जो पार्ट होगा पार्ट 2 में हम उसको कवर करेंगे। आई होप आपको अभी तक की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये जो बुक है इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हार्ड है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए ऐसा ना हो मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूं और आपके समझ में ही ना आए, तो इसीलिए हम नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसको वीडियो नंबर 2 में कवर करने वाले हैं, और वीडियो नंबर 2 में हमारा ये पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। ओके, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं जरूर रिप्लाई दूंगी। ओके, एंड वन मोर थिंग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप मोर वीडियोस देख पाए, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप मेरे फेसबुक पेज पे भी आकर विजिट कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।